हेलो बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों। स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि अपना केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है अपनी सिलेबस का। और इस अगर मैं पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं तो बच्चों इस चैप्टर को मैं कुल 3 पार्ट्स में कराऊंगा। उसके पीछे लॉजिक क्या समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसलिए पार्ट 1 जहां बेसिक्स पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, ठीक है, कार्बन क्या होता है, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये बेसिक चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। फिर पार्ट 2 मिलेगा आपको, इसका लेक्चर का पार्ट 2, जिसके अंदर हम आपको केवल और केवल IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। फिर पार्ट 3 आपको मिलेगा, पार्ट 3 मिलेगा जहां हम इनसे बनने वाले केमिकल, मतलब इनसे बनने वाली तमाम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जहां उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। कुल मिला के 3 पार्ट्स में मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं यहाँ पर फ्री हैंड लिखता हूं, आपको नोट्स बनाने हैं, और बताऊं दुनिया के बेस्ट नोट्स वही है जो आपने हाथ से बनाए हैं। किसी के वो हरे पीले नीले करके दिए जो नोट्स होते हैं ना, मैं बताऊं वो मजा नहीं आता भैया। जितना उसमें डायग्राम कर दो, कुछ भी कर दो, बच्चा पढ़ता वही है जो उसमें हाथ से लिखा होता है, वो बेस्ट रहता है, और आप वही बनाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स थोड़ा कंसेप्चुअल लगता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बता दूं, आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप केमिस्ट्री को भी डिवाइड करके पढ़ोगे, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला हिस्सा रहता है उसके अंदर आप इसको डिस्कस करोगे। ठीक है, बड़ी क्लासेस में अगर आप 11th में केमिस्ट्री लेके पढ़ोगे तो। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा ये डिस्कस करेंगे धीमे धीमे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने जैसे ही आपको बताया था इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कि ये सीरीज हमारी 25 नंबर की रहेगी, जहां पर केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर, बिहेवियर, जहां केमिस्ट्री के चारों चैप्टर आते हैं। ठीक है, ICSE वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनका जो एग्जाम होता है वो अलग होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो वो पूरा आपका 80 नंबर का वेटेज रहेगा। बट यहाँ अगर बात करूं तो इन 4 चैप्टर से आपके 25 नंबर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और उसके बाद हम बायोलॉजी और फिजिक्स भी धीमे धीमे आपको साथ साथ में कराते हुए चलेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमको जो जो टॉपिक्स पढ़ने जो हमारे सिलेबस में है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, फिर वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है ना, और फिर ये एथेनॉल और एथेनोइक एसिड पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी और यूसेज। और लास्ट में आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक हमको पढ़ने वाला है। ये सिलेबस का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है ताकि आपको समझ में चाहिए ज्यादा अच्छे से। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, वन शॉट नहीं रहेगा क्योंकि मुझे ये वन शॉट बहुत लेंथी पड़ेगा अगर मैं वन शॉट कराने लग गया इसका, क्योंकि मैं खाना पूर्ति नहीं करना चाहता। ठीक है, खाना पूर्ति नहीं करना चाहता, मैं एक डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, जो मेरे बच्चे देखते हैं। ठीक है, ताकि वो मुझे देखें और यहाँ से बेसिक से सीख पाए। ठीक है, ताकि आपको किसी पर्टिकुलर पेड कोर्स की जरूरत ना पड़े और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। माइंड मैप की बात करूं तो आज की डेट में है ना, इस लेक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जो बेसिक रहेगा आपका, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा कार्बन का। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बॉन्डिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी 2 टाइप की होगी है ना आपके सिलेबस में, एक होगी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, ठीक है ना, और एक आपकी होगी आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट को ही हम कोवेलेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर आपका थर्ड में आपको पढ़ाऊंगा आज की डेट में, मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, वो आपको पढ़ाऊंगा मैं क्या पढ़ाना बेटा, हो गया ये केमिकल बॉन्डिंग हो गया। हाँ, फिर एलोट्रॉप्स पढ़ाऊंगा आपको, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और लास्ट में आपको मैं चौथा टॉपिक जो करा के छोड़ूंगा वो कराऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपका आज के लेक्चर का हिस्सा रहने वाला है। बहुत इत्मीनान से, बहुत धीमा धीमा पढ़िएगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर 4 टॉपिक्स में मैं बात करूंगा आज के इस लेक्चर में।
ठीक है बेटा, डन है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए नोट करते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन के बारे में जानते हैं, कार्बन होता क्या है। ठीक है बच्चों, कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन होता क्या है। ठीक है, अगर आप कार्बन को देखेंगे तो दुनिया की अधिकतम चीजों में कार्बन की प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कार्बन की अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं बेटा, कार्बन की अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 6 होता है। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। यानी कि कार्बन का Z क्या होता है? 6 होता है। क्लियर है? और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, तो अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्या मतलब होता है? आपने शायद 9th क्लास में चीज पढ़ी हो कि इन बिटवीन सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर आपको क्या मिलते हैं? ऑर्बिट्स मिलते हैं। ठीक है, पहला ऑर्बिट हो गया इधर, दूसरा आपका ये हो गया, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर हम पहले सेल की बात करें तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लग गए और दूसरे सेल में लगेंगे 4, 1 2 3 4। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी बेटा? कार्बन की। तो कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने अगर पढ़ा हो ऑक्टेट थ्योरी, आपने क्या पढ़ा हो? ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना, क्योंकि ये ऑक्टेट में नहीं आते। अच्छा, मैं इसको अगर यहां से इरेज करता हूं, ठीक है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ना, इसमें थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, तो मुझे चाहिए होता है थोड़ा सा स्पेस। तो अगर मैं ऑक्टेट थ्योरी की बात करूं, है ना, यहां लिखता हूं ऑक्टेट थ्योरी। अगर मैं ऑक्टेट थ्योरी की बात करूं तो ये कहती है कि देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल टू अटेन, है ना, टू अटेन स्टेबल स्टेट, कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, ऑक्टेट थ्योरी कहती है, जो कि आप कहाँ पढ़ के आते हो? क्लास 9 के अंदर पढ़ के आते हो, है ना, ये पढ़ी होगी बेसिकली आपने, है ना। अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो बेटा जरूर, जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, अब अगर कार्बन को अगर आप देखो तो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको अगर 8 पूरे करने हैं तो यहां तो ये क्या करे, यहां तो क्या करे, 4 ले लेगा, इसे 4 ले ले। अच्छा, एक थ्योरी होती है डुप्लेट, ऑक्टेट के बाद एक होती है डुप्लेट। डुप्लेट में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि किसके होते हैं? हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए ये डुप्लेट थ्योरी लगती है। ये एक्सेप्शंस हैं, ऑक्टेट के ही एक्सेप्शंस है, हाइड्रोजन और हीलियम। अब एक काम हो सकता है कि अगर 4 किसी से ले ले तो इसकी आउटर शेल में क्या हो जाएगा? इसके आउटर शेल में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर ये 4 किसी से ले लेता है तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर ये 4 किसी को दे देता है तो इसकी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर समझना, अगर ये 4 ले लेगा तो आउटर शेल में 4 और 4 कितने हो गए? 8। लेकिन अगर ये 4 किसी को दे दे तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब एक चीज बहुत ध्यान समझना, आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि जो आपका एटम होता है उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन। अब अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो इसके मतलब 6 प्रोटॉन भी होंगे, और अगर इसने 4 किसी से ले लिए तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन हैंडल करने पड़ेंगे। फिर से समझना इस बात को, अगर एक्चुअल में इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे, और 6 प्रोटॉन जो हैं वो आपके 6 इलेक्ट्रॉन को रोके हुए हैं। बट अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इसके पास 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन। अब इसमें बैलेंस बनाना, इसको रोके रखना पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा ग्रेट बैलेंस की जरूरत होगी। तो ये बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है किसी से 4 ले भी नहीं सकता। और अगर ये 2 किसी को दे दे तो अगर ये 2 दे देगा, सॉरी 4 किसी को दे दे और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे
तो 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। इसके लिए भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए भी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन करे तो करे क्या? तो कार्बन क्या करेगा, ना तो लेगा और ना तो देगा, ना तो लेगा ना तो देगा। देयरफॉर कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कार्बन शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम नोबल गैस कहते हैं। चाहे आप चेक कर लो, मैं कहता हूं आप चेक कर लो किसी को भी, 10वें नंबर पे कौन होता है? तो बच्चा कह रहा है, उसके दिल से आवाज आ रही, कौन होता है बेटा? नियोन। तो नियोन एक नोबल गैस है क्योंकि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। कितने शेयर करता है? तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। समझ में आ गया? इसीलिए मोस्ट ऑफ द दुनिया के कंपाउंड में आपको कार्बन दिखाई पड़ता है। क्या अकेला कार्बन ऐसा है? जी नहीं, सिलिकॉन भी है। तो हम कार्बन को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कार्बन का नेचर थोड़ा वर्सटाइल टाइप का है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। क्या आपको इस स्लाइड में जो लिखा है वो समझ में आया या नहीं आया, मुझे प्लीज बच्चों बताएंगे। ठीक है बच्चों, मुझे बताएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ कुछ चीजें लिख देता हूं ना, बहुत जरूरी है वो। जैसे यहाँ पर 4 किसी से ले लेगा तो 4 गेन करेगा, और ये 4 किसी को देगा तो यानी कि 4 लूज करेगा। ठीक है, और गेन करने के लिए बैलेंस नहीं बन पाएगा, और जब ये लूज करेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है बेटा, क्या यहां पर समझ में आया आपको? क्लियर है? चलिए, तो ये कार्बन के बारे में आपको जरूरी था बताना। कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जितना स्लाइड में लिखा है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? तो अगर मैं आपसे कहूं कि एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक दूसरे से जो रिलेशन बनाते हैं और वो रिलेशन एस्टेब्लिश करके कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे नए, इसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग होती है 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है? फिलहाल आपके सिलेबस में 2 टाइप की है, बड़े हो जाओगे तो थोड़ी और चीजें पढ़ने को मिलेगी। 10वीं का सिलेबस बहुत छोटा है बच्चों, बहुत छोटा। 10वीं की केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, 10वीं की केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से समझना। केमिकल बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, और जिसको हम आयोनिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है कोवैलेंट। दूसरी होती है कोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट और यानी कि आयोनिक, और कोवैलेंट। ठीक है, और अब अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग से कोई कंपाउंड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग से कोई कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड को कहा जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहा जाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनेगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी कि आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी बॉन्डिंग समझना। ऐसी बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, in which compounds are formed
ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से कंपाउंड बनते हैं। अगर आप मेटल, मुझे केमिस्ट्री के लिए फॉलो भी करते हैं ना, तो केमिस्ट्री में मैंने उसको जिसको पढ़ा रखा है मेटल नॉन मेटल में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ले लूं सोडियम, सोडियम की आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और क्लोरीन ले लूं, क्लोरीन की आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। अब क्योंकि आपको पता है इसको अपनी स्टेबल स्टेट अटेन करनी है, अब सोडियम एक दे देगा इसे, सोडियम क्लोरीन को एक दे देगा, तो इस तरीके से क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। समझ में आया? आउटर शेल में कितने हो गए, 8। सोडियम के पास कितने रह गए, 8 रह गए, क्योंकि कितना होता है 2 8 1, इसने 1 दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर दे दिया है, अब वो उसका नहीं है, उसने ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है इनको हम आयोनिक यानी कि कोवेलेंट, सॉरी आयोनिक यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मैं NaCl की बात करूं, यानी कि जो कि सॉल्ट होता है, ये कौन सी बॉन्डिंग से बना है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग से बना है। और भी बहुत सारे हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले लो बेटा, CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद ठीक है Na2O, सोडियम ऑक्साइड हो गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग के, आयनिक बॉन्डिंग के। कैसे बनते हैं, ट्रांसफर होता है, और जब भी ट्रांसफर होके कंपाउंड्स बनते हैं तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इनके बीच में कैसा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जैसे सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट को आप घर में ना मेल्ट नहीं कर सकते बहुत इजीली, क्योंकि उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक डाउन करना इतना इजी नहीं है। ये भी याद रखना है आपको, जो जो चीजें मैं लिखवाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बातें आपको? क्या ये बातें आपको समझ में आई? ठीक है, क्या आपको भी इस तरीके से पढ़ाया जाता है? ठीक है, मजे मजे में। क्या आपको स्लाइड्स को रीड तो नहीं करवाया जाता? बच्चों बताया करो, देखो लर्निंग इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लर्निंग की, है ना। तो ये आपको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में याद रखना है। आइए अब बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग in which compounds are formed due to sharing of electrons। बहुत ध्यान से एक बार फिर से समझना, यहां पर हो क्या रहा है, इन विच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां क्या होगा, ट्रांसफर, यहां क्या होगा, शेयरिंग, मतलब ये तेरा भी है ये मेरा भी है। ट्रांसफर मतलब जा भैया तुझे दे दिया, शेयरिंग मतलब ये तेरा भी है ये मेरा भी है। ठीक है बेटा, क्या आपको यहां तक बेसिक बात समझ में आ गई? मैं एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, पर ये चैप्टर पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड्स पर डिपेंड है। एग्जांपल लिख लो, CH4 C2H5OH ATC, और इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होगा इसके। ठीक है बेटा, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया?
कुछ पॉइंट्स और भी ऐड करते चलिएगा इन दोनों में। जनरली अगर देखोगे तो ये भी नॉन मेटल है, 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 बट ये देखो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ये जनरली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल होती है, जनरली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स होती है। कौन सी? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग यानी कि आयोनिक। और अगर मैं कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात करूं तो ये जनरली बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, ये दो नॉन मेटल्स के बीच में होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है बेटा, जितनी चीजें स्लाइड में लिखी हैं एक एक चीज नोट्स में ऐड ऑन करनी है, उतनी चीजें एक एक बार नोट्स में जरूर लिख के पढ़नी है, याद करनी है बच्चों। क्लियर है क्या बच्चों? बोल दो। चलिए समझ में आ गया, बहुत प्यारा। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मैं बता रहा हूं ये चैप्टर पूरा इन कोवेलेंट बॉन्ड पर ही बेस्ड है, तो घबराना नहीं, समझ में नहीं आया तो फिर समझाता रहूंगा धीमे धीमे। ठीक है, चलिए आइए बच्चों समझते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया? कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया? पक्की बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब कैसे होता है समझना, अब समझना पहले है ना, मैं इसी स्लाइड से कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां समझ में आ गया? आइए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, यहाँ पर ये स्लाइड है। ठीक है, हो सकता है आपको शायद कुछ और कलर दिख रहा हो, मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ। चलो ये ले लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट बेटा, रीड कर दूं उसे। आई अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। कौन सी शेल में? आउटर शेल में। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। अब यहां पर आया हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है जी, यहां आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो क्या इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट लॉ फॉलो करता है। यहां पर देखो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये चीज पहले बता दी। कहां गया? डुप्लेट। हाइड्रोजन 2 पूरे करेगा। ठीक है, क्या हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए? ठीक है, यहां एक हाइड्रोजन और आ गया, उसके आउटर शेल में 1 था, 1 और 1 2 पूरे हो गए। एक हाइड्रोजन और आ गया, 1 और 1 2 पूरे हो गए। एक हाइड्रोजन आ गया, 1 और 1 2 पूरे हो गए। अब देखो हर एक हाइड्रोजन के कितने पूरे हो गए? 2 पूरे हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, हो गए। अब कार्बन की तरह चेक करो, 2 2 4, 2 2 4, 2 6, 2 8। अब देखो कार्बन अगर शेयर ना करे तो उसके 8 पूरे होंगे ही नहीं। तो क्या कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? आप बोलेंगे हाँ जी सर। क्या सभी हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए? हाँ जी सर। क्या किसी ने ट्रांसफर करा है कुछ? नहीं सर। क्या किसी ने शेयर करा है कुछ? सभी ने शेयर करा है। तो इसका मतलब यहां पर जो ये कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। क्या इस कंपाउंड का नाम मीथेन होगा? जी हाँ सर। कैसे पता आपको? सर बच्चा बनाना सिखाऊंगा अगली वाली वीडियो में, जहां IUPAC नोमेनक्लेचर कराऊंगा। बट ये CH4 है क्या? मीथेन। कैसे बना? ट्रांसफर नहीं, शेयरिंग से बना। क्या नाम, क्या बॉन्डिंग हुई है इसमें? कोवैलेंट। क्या कौन सी बॉन्डिंग? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्डिंग किसे कहते हैं? जहां कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात बच्चों? क्लियर है? इस तरह से पढ़ा था कि मुर्दा भी पढ़ने लग जाए। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये CH4 समझ में आ गया। चलिए अब इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक और बनाए, मजा आ रहा है? एक और बनाए, मजा आ रहा है? चलिए एक और बनाते हैं। एक और बना है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लेते हैं। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कराते हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो दोनों एक जैसे है, तो बेटा ठीक है ना? ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक जैसे हैं। इसके आउटर शेल में कितने? 1 2 3, कितने होते हैं?
8 होता है ना, तो 6 होंगे, ये हो गए। ठीक, समझ में आया बेटा? एक दो तीन चार पाँच छः, देखो 1 2 3 4 5 6। अब बेटा सुनो, जब दोनों ही एलिमेंट एक जैसे हो तो आप डॉट्स एक जैसे बना सकते हो, बट यहां दोनों अलग अलग थे, एक हाइड्रोजन था और कार्बन था, तो एक को मैंने क्रॉस से शो किया और एक को मैंने डॉट से शो किया। अब देखो, क्या इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए? आप बोलेंगे हाँ जी सर। क्या इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए? हाँ जी सर। दोनों ने शेयर करे कितने? 2 शेयरिंग करे, इसका मतलब ये बॉन्डिंग हुई, तो इसको भी क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स। और यहां पर जो O2 बना है इसको क्या कहेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ऐसे बेसिक पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। आइए, अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, और ये आपके होते हैं 3 टाइप के। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर एलिमेंट्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, जैसे 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 क्लोरीन और क्लोरीन। आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? आप बोलोगे सर 7, 1 2 3 4 5 6 7। आउटर शेल में कितना? 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कितने शेयर होंगे? एक एक शेयर होगा, देखो 8 पूरे हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। ठीक, क्या देखो अब 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन के पूरे, इस क्लोरीन के पूरे, क्या बन गया नाम? Cl2। क्या ये बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हुई है? बिल्कुल। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर एटम ऑफ एलिमेंट्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता हो? शेयर होता हो। ठीक है बेटा, चलिए। डबल कोवेलेंट, जैसे ऑक्सीजन का लिया था हमने, 1 2 3 4 5 6। देखो, शेयर करो। ठीक है बेटा, यहां पर देखो ध्यान से, 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, शेयरिंग करिए, तो ये डबल कोवेलेंट हो गया। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट जहां पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, एक एक दोनों का, और जहां पे दो शेयर हो रहे हो, डबल कोवेलेंट। ट्रिपल कोवेलेंट, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले लिया हमने। ठीक है, तो 1 2 3 नाइट्रोजन में कितना? अच्छा, क्लोरीन की अगर बात करूं तो एटॉमिक नंबर 17, तो कॉन्फ़िगरेशन 287। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। ठीक है, तो 3 2 5 3 2 5। अब जरा चेक करो ध्यान से, 8 पूरे हो गए, क्या 8 इसके भी पूरे हो गए? बिल्कुल। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं, उसे कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया? कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे? जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, जहां शेयरिंग, जिसके अंदर एग्जांपल ये रहे और उसका टाइप ये रहे। क्या यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। अपनी कॉपी में नया हेडिंग बनाइएगा, अपनी कॉपी में नया हेडिंग बनाइएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत प्यारा समझना। इसकी 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है, लिखने को आती है। पहली प्रॉपर्टी ये है
कि कोवेलेंट कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों होता है, दोनों को समझना, लिखवा भी दूंगा, लिखते हुए चलना है साथ। मेरे लेक्चर में आपको बायोलॉजी के अलावा कहीं पीपीटी रीड करता दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि बायोलॉजी समझाने वाला है, मतलब जरूरत पड़ती है वहां पर। अब देखो लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बेटा इनके बीच में पुअर वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वीक कमजोर, और कमजोर को तोड़ने के लिए दो चार्टों की जरूरत होती है, दो परमाणु व्यूज। तो कमजोर को तोड़ने के लिए बहुत कम अमाउंट एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत वीक होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पर तो तुम देखो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ तुम्हें कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। मैं लिख देता हूं कि ड्यू टू वीक इंटर molecular force they required less amount of energy to break down। उनको तोड़ने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब they do not have free electrons to carry electric current। ठीक है, दोनों का रीजन समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही तो सारे गिर जाएंगे। अच्छा, इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखिएगा, ग्रेफाइट। अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ ग्रेफाइट पे, ग्रेफाइट का एक्सेप्शन याद रखिएगा। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब ग्रेफाइट जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, क्या मेरे प्यारे बच्चे चीज समझ में आई? क्लियर है बच्चों? डरना। वर्सटाइल नेचर, देखो तुम्हारा भी अगर कहना तो नेचर वर्सटाइल होना चाहिए। ठीक है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन अगला हेडिंग बनेगा आपकी कॉपी में, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट नेचर होते हैं। पहला होता है टेट्रावैलेंसी, और दूसरा होता है कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन समझना इसको बहुत अच्छा। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है कि कार्बन की आउटर शेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका मतलब ये चारों ही इलेक्ट्रॉन के पास कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, तो इसीलिए इसे टेट्रावैलेंस कहते हैं। इसकी नेचर कैसे टेट्रावैलेंस? इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये 4 को कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है। दुनिया का हर एक एलिमेंट टेट्रावैलेंट कहलाएगा जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट हम यहाँ कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट। दूसरा समझते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जहां पर एक एलिमेंट एक लॉन्ग चेन बना ले। क्या बना ले? लॉन्ग चेन में जुड़े। क्या केवल दुनिया में कार्बन ऐसा है जो लॉन्ग चेन में जुड़ जाएगा? नहीं, कार्बन के अलावा बहुत सारे और हैं, बट लार्ज अमाउंट में कौन करता है? कार्बन करता है। अगर आप इस चीज को लिखना चाहो तो लिख लीजिए, प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट मेक्स लॉन्ग चेन, प्रॉपर्टी बाय विच
An element makes long chain. An element makes long chain is called catenation. Carbon shows maximum number of catenation. ठीक है, अब तुम अगर कार्बन को देखोगे तो कार्बन आपका लॉन्ग चेन भी बनाएगा, जिसको स्ट्रेट लाइन में कहेंगे। कार्बन आपका साइक्लिक ऑर्डर में भी अरेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन के दो वर्सेटाइल नेचर है, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। आइए आपके एनसीईआरटी के कह रहे एक बार रीड कर लेते हैं इसे। कार्बन हैज unique ability to form bonds with other atom of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. These compounds may have long chain of carbon, branch chain of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atom are called saturated compounds. को पढ़ेंगे भी आप, ये मत रीड करो, है ना, इसको भी पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है। No other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compound. Silicon करता है, silicon forms compound with hydrogen which have chain of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive. The carbon bond is very strong and hence stable. This gives us the large number of compounds with many carbon atom linked with each other. और इसका मतलब हमें कार्बन की एक अलग प्रॉपर्टी दिखती है, कैटेनेशन। ठीक है, सिलिकॉन भी करता है बट लार्ज अमाउंट में कौन करता है, कार्बन करता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। दूसरा ये, ठीक है ना, दूसरा वर्सेटाइल नेचर यहाँ बताया गया कि कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर monovalent elements. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements, give rising to the compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule. तो इसका मतलब यह है कि कार्बन केवल और केवल कार्बन के साथ नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी लिंक होगा, कार्बन भैया हाइड्रोजन के साथ भी लिंक होगा, मतलब कार्बन सबके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन की कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। ठीक है ना, समझ में आया। ये एनसीईआरटी में भी लिखा था बट आपके भाई ने यहाँ लिख दिया है, तो ये समझ जाइएगा कि इसके दो वर्सेटाइल नेचर क्या है। इसको रीड करके यहाँ पे अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले बात करते हैं कि एलोट्रॉप्स होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एलोट्रॉप्स होता क्या है। एलोट्रॉप का मतलब होता है atoms of same element arranged in different manner with same physical state। बहुत ध्यान से समझना, ये इसकी डेफिनेशन होती है एलोट्रॉप। सेम एलिमेंट के एटम को अरेंज करना है अलग अलग मैनर में, लेकिन इसकी स्टेट कैसे रहनी चाहिए, सेम। एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं ग्रेफाइट और अगर मैं आपसे बोलूं डायमंड, क्या ये दोनों कार्बन के एटम से अरेंज होकर बने हैं? बिल्कुल। क्या दोनों की स्टेट सॉलिड है? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ सेम एलिमेंट से अरेंजमेंट हुई है, सेम एलिमेंट की अरेंजमेंट हुई है, दोनों की स्टेट भी सेम है, बट इनका अरेंजमेंट कैसा है, इनका अरेंजमेंट कैसा है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट। ऑल्दो कार्बन का ही अरेंजमेंट होगा लेकिन कैसा होगा, डिफरेंट होगा।
हो सकता है कोई ऊपर से नीचे लग रहा हो, कोई राइट से लेफ्ट लग रहा हो, ये अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बच्चों? तो हम कौन कौन से एलोट्रॉप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में? अपन 3 एलोट्रॉप पढ़ेंगे। एक आपका हम पढ़ेंगे डायमंड कार्बन का, दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट, और तीसरा हम पढ़ेंगे बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑनलाइन किया था, एक बार 25 सा बच्चा है वो इसको बकमिंस्टर ना पढ़ के पता नहीं क्या पढ़ता है, हैरान कर मार क्या है। ठीक है, तो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस, ये 3 पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं, आइए समझते हैं बच्चों इन्हें। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है whose टच इज स्लिपरी, है ना। अब जो पेंसिल होती है ना, जो पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, कभी देखना ध्यान से, उसकी टच बड़ी स्लिपरी होती है। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा। एक कार्बन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कार्बन बेटा ये हो गया, और तीसरा कार्बन ये हो गया। ठीक है, ये तीसरे कार्बन से अटैच होगा, और इस कार्बन का चौथा जो वो रहेगा क्या, बॉन्ड रहेगा, वो फ्री रहता है। बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ठीक है, ये चीज समझ पाया नहीं पाया? ठीक है ना, हर एक कार्बन तीसरे कार्बन से क्या रहता है, अटैच रहता है। हर कार्बन 3 कार्बन से अटैच रहता है, और चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है इसमें। और इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखिएगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन मैंने आपको इसलिए बताया था। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्यों है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, और ये अपना जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हेक्सागोनल फ्लैट स्ट्रक्चर बनाते हैं, याद रखिएगा। हेक्सागोनल मतलब जिसकी कितनी भुजाएं हो, 6 हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, इसको मैं जरा अच्छे से बना दूं। ठीक है, इसी तरह से यहां पर बनेगा। अब एक्चुअली बच्चों को यहां पर ये लग रहा होगा कि ये सर ये तो 3D लग रहा है। नहीं बच्चों, ये 3D नहीं है, ये 2D ही है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है ना। ये एक लेयर ऊपर हो गई, एक लेयर नीचे हो गई। जैसे कॉपी के पेजेस नहीं होते, अगर देखोगे आप उन्हें, तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, वो 2D होते हैं। वो कैसे होते हैं? 2D होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इस कॉपी को देखो, आप इस कॉपी को देखो, ठीक है, ये कॉपी के पेजेस 2D तो है, बट देखो ये लेयर है, ये लेयर है, ये क्या है? लेयर है, ये लेयर है। ठीक है ना, तो एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर। इसलिए जब भी आप पेंसिल से क्या करते हो, कॉपी पे लिखते हो, तो एक लेयर लिख जाती है, दूसरी लेयर इस पे लगी रह जाती है, फिर लिखते हो, दूसरी लेयर आ गई, फिर आ गई तीसरी लेयर, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये लेयर बनी होती है। और याद रखिएगा, ये 2D हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2D हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है ना, क्लियर है? ग्रेफाइट के बारे में इतना याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है? पहली चीज कि भैया ये ओपेक सब्सटेंस होता है, 2D हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, समझ में आया? डन है? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलिए, इतना आपको ग्रेफाइट के बारे में याद रखना है। बिलीव मी, ज्यादा यहाँ से पूछता भी नहीं है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं डायमंड की। ठीक है, तो डायमंड में क्या होगा? डायमंड में क्या होगा? एक कार्बन, अच्छा इस वाले में देखो, तो यहां एक और लिख लेना कि 1 कार्बन
is attached to 3 other carbons, 3 other carbons, ठीक है। और 4th कार्बन remain, इलेक्ट्रॉन ऑफ 4th कार्बन रिमेन फ्री। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। क्या होता है? 4 कार्बन से अटैच होता है। तो यहां पर लिख देता हूं 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन्स। ठीक है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और विच प्रोवाइड्स हार्डनेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? 3D स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इतना आपको कार्बन के बारे में बच्चों लिखना है, आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसकी वजह से इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, टू ब्रेक डाउन। That is why it has high boiling point and melting point। ठीक है बेटा, ये 4 चीजें आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। फुलरेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर, अच्छा ये 3D स्ट्रक्चर था, रिंग लाइक स्ट्रक्चर था, रिंग बन रहा है ये 3D में। और यहाँ पर देखो ये फुटबॉल के स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होता है। फुलरेंस के बारे में पहली चीज, न्यूली डिस्कवर्ड है ये, न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? बकमिंस्टर फुलरेंस। अच्छा एक और नाम है इसका C60 कार्बन। ठीक है, याद रखिएगा। और ये न्यूली डिस्कवर्ड है, इतना याद रखना है आपको। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, डन है इतनी चीज, बेसिक जानकारी इन तीनों के बारे में, ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखते हैं। ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड हो गया और ये आपका फुलरेंस हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? चलो, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हो गया ये आपका, ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट हो गया, और ये C60 जिसको बकमिंस्टर फुलरेंस भी कहते हैं, ये वाला सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ना। इतना मैं बताता हूँ। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर जो है फाउंड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर इन अबव वन अनदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डायमंड के बारे में लिखा है कि इन डायमंड ईच कार्बन atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure। ठीक है, तो डायमंड का 3 डायमेंशनल होता है। ग्रेफाइट का each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom in the same plane giving a hexagonal array। one of these bond is double bond and thus the valency of carbon is satisfied, और ग्रेफाइट स्ट्रक्चर is formed by the hexagonal array। ये मैंने आपको रीड कर दिया, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? डन है क्या? चलिए, इस लेक्चर में आप यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और IUC नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।